नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में श्री केदारनाथ एवं श्री बद्रीनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों को निर्धारित समयविधि में पूर्ण करने के साथ ही गुणवत्ता का विशेष भी ध्यान रखा जाए। बर्फबारी के कारण जो कार्य बाधित हुए उन कार्यों में तेजी लाई जाए। श्री केदारनाथ एवं श्री बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पूर्व श्रद्धालुओं की सुविधा के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रति के सभी कार्य पूर्ण किए जाए। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ बैठने, पेयजल एवं शेड की भी उचित व्यवस्था हो। जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर के आसपास सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए 108 के बेड़े में 132 नई एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ किया है। इन आपातकालीन एम्बुलेंस का क्रय विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी परियोजना के माध्यम से किया गया है। मुख्यमंत्री ने गांधी शताब्दी अस्पताल में 10 बेड की आईसीयू यूनिट का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कोरोना वॉरियर्स को प्रमाण पत्र और कोविड वार्ड में मरीजों की सेवा करने वाले सभी डॉक्टरों एवं अन्य कर्मियों को 11,11 हजार रुपए की धनराशि सम्मान स्वरूप देने की घोषणा भी की। आपातकालीन सेवा में 132 नई एम्बुलेंस से सम्मिलित होने के मरीजों को स्वास्थ्य सेवा का त्वरित लाभ मिल सकेगा। खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में यह सेवा मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। उत्तराखंड का बजट सत्र इस बार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसन के भराड़ी सेन में होने जा रहा है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि 1 मार्च से 9 मार्च तक उत्तराखंड का बजट सत्र चलेगा, जिसके लिए सरकार ने सभी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। गैरसन में होने वाले राष्ट्र के बजट सत्र की तैयारियों का जायजा लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी गैरसैंण का दौरा कर चुके हैं। अपना बजट सत्र 1 से 9 मार्च गैरसैंण में होगा। धन्यवाद। सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी एसओपी और बाद में आए दिशा निर्देशों पर चर्चा की गई। कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका के चलते केंद्र सरकार ने कुंभ में किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। इसलिए केंद्र ने राज्य सरकार को कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की प्रतिदिन की अधिकतम संख्या सीमित करने, सामाजिक दूरी का पालन करने, श्रद्धालुओं का पंजीकरण कराने आदि की व्यवस्था और कोरोना महामारी से बचाव को लेकर जारी दिशा निर्देश का हर हाल में पालन करने को कहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक राज्य सरकार को केंद्र सरकार की एसओपी का पालन सुनिश्चित करना है। मंगलवार को मंत्रिपरिषद की भी इस पर चर्चा हुई और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाने हैं, ये भी तय किए गए। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों बैठक हुई है। पहले मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और मंत्रिपरिषद की बैठक में विस्तृत रूप से जो कुंभ मेला 2021 होना है उसके अंतर्गत जो भारत सरकार के द्वारा लगातार एसओपी और एसओपी के बाद उसके क्रियान्वयन और इससे पहले माननीय हाई कोर्ट, इन सब पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद अंत में यह निर्णय हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकृत रहेंगे। जल्दी इसकी एसओपी जारी होगी और सलाह मशवरा करने के बाद अखाड़ों से बात करेंगे मुख्यमंत्री जी, और अखाड़ों से बात करने के बाद और अंततः मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है कि आप इसका निर्णय ले लेंगे। योग गुरु स्वामी रामदेव ने जहां केंद्र द्वारा पेश किए गए बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने वाला बजट बताते हुए कहा है कि यह बजट प्रगतिशील है और समावेशी है। गांव और किसान के हित में बजट को बताते हुए रामदेव ने कहा है कि इस बजट से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि यह बजट रोजगारी मुखी है, निवेश के जरिए पैसा जुटाने का सरकार का फैसला उचित है। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा है कि भविष्य में मध्य वर्ग के
लिए सरकार कोई कारगर कदम उठाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जो कदम उठाए हैं, वही कांग्रेस नेता महेश प्रताप राणा ने इस बजट को निराधार बताया है और कहा है कि कोरोना के बाद देश टूट चुका है और देश को मजबूत करने वाला बजट देना चाहिए था। मूलभूत चीजों को महंगा कर रक्षा बजट न देकर देश के साथ धोखा दिया गया है और साथ ही साथ किसानों को भी छला है। सरकार का बजट बैलेंस और प्रोग्रेसिव है। किसी भी देश के विकास को पंख लगाने के लिए बहुत ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, खेत खलिहान, दलित, शोषित, वंचितों को उठाने के लिए जो बजट के अंदर प्रोविजंस किए गए हैं और आज़ादी के इतिहास में पहली बार हेल्थ के ऊपर 137% की ग्रोथ के साथ 2,32,000 करोड़ रुपए का बजट, ये बताता है कि देश की लोगों की जान वो प्रधानमंत्री की दृष्टि में सबसे ऊपर है। जान रहेगी तो हम ये जहान भी रहेगा और हम कुछ अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर पाएंगे। तो सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके देश में किस तरह से हम अलग अलग उत्पादों का निर्माण करके वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बना करके, और ख़ास करके एडिबल ऑयल्स में जो इंडोनेशिया, मलेशिया से हम खरीदते थे पाम ऑयल आदि, उस पर भी ड्यूटी बढ़ा करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। मैं आश्वस्त हूं कि इससे देश में आत्मनिर्भरता का एक नया दौर शुरू होगा। किसानों को MSP 1.5 गुना दे करके अर्थव्यवस्था और देश जिस कगार पे है, आम जनता जिस कगार पे खड़ी हुई है, उसके लिए बहुत ही अच्छे बजट की आवश्यकता थी। परंतु पहले की तरह ही इस बार भी सरकार से बहुत ही निराशा हुई है। इसमें किसी भी वर्ग को, आम वर्ग को तो खुश करने के लिए कुछ है ही नहीं। सिर्फ वही अपने पूंजीपति जो इनके दोस्त हैं उनको खुश करने के लिए है। आयकर जो मध्यम वर्गीय जो चाह रहे थे कि आयकर रिटर्न के उसमें स्लैब में कुछ बदलाव हो, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। खाने के तेल महंगा हुआ है, सोना चांदी सस्ता हुआ है, उससे गरीब को क्या फ़ायदा हो रहा है। ऑडिट लिमिट 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया, फिर अपने व्यापारी दोस्तों को खुश करने के लिए किया गया है। वेतन भोगियों के लिए इसके अंदर कुछ नहीं है। बजट के अंदर LED लाइटें, इन्वर्टर जैसी चीज़ें जो मूलभूत है वो महंगी कर दी गई हैं। पेट्रोल डीजल के ऊपर कृषि सेस लगा दिया है। कह रहे हैं कि जो और टैक्स नहीं बढ़ेगा, परंतु देर सवेर उसको टैक्स को तो ये कभी मर्जी लगा देंगे, उससे भी फर्क पड़ेगा। और डीजल पेट्रोल महंगा होता है तो और चीज़ों के ऊपर निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। रक्षा बजट के ऊपर कोई चर्चा नहीं की इन्होंने। चीन सर पे बैठा हुआ है। किस तरह का बजट ये ला के जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस समय देश के सामने जो चुनौतियाँ हैं, आज कोविड के कारण पिछले इस लगभग 1 वर्ष के कार्यकाल में जो जिस तरह का एक संघर्ष लोगों ने किया, जिस तरह से लोगों की अर्निंग कम हुई थी, तो उसमें एक संतुलन बनाने का प्रयास सरकार ने किया है। और विशेष रूप से जो हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्टिव सेक्टर है किसान के लिए बहुत बड़ा पैकेज इस सरकार ने इस बजट के अंदर उसका प्रावधान किया है। हमारे जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितनी योजनाएं हैं उनका भी इसके अंदर बजट का प्रावधान किया गया है। इरिगेशन की दृष्टि से, सिंचाई की दृष्टि से बहुत बड़ा काम इस बजट के अंदर सरकार ने किया है। देहरादून नगर निगम ने 29 वार्ड जल्द ही स्ट्रीट लाइट्स में लगाने जा रहे हैं और नगर निगम प्रशासन द्वारा 29 वार्डों में 46,000 स्ट्रीट लाइट लगने का कार्य भी शुरू कर दिया है। ये स्ट्रीट लाइट्स लगने का ये कार्य 31 मार्च तक पूरा करने की सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि नगर निगम द्वारा 65,000 स्ट्रीट लाइट लगने की योजना थी, लेकिन नगर निगम द्वारा वार्डों में सर्वे कराया गया तो वार्डों में 46,000 स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता ही सामने आई। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि 29 नए वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगने का कार्य ESL कंपनी को सौंपा गया है और कंपनी ने इन वार्डों में लाइट्स लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले किन वार्डों में लाइट्स लगेगी ये लॉटरी सिस्टम के माध्यम से तय किया गया था और ये काम 2 महीने के भीतर पूरा भी किया जाएगा। देखिए, स्ट्रीट लाइट जो नए वार्ड हमारे हैं, करीब 29 वार्ड नए हैं और इसमें ESL कंपनी द्वारा लाइट लगाने का काम आज से प्रारंभ हो रहा है। अभी तक सर्वे हुए थे, इसके बाद कुछ ये था कि पहले किन वार्डों में लगेगी कि लॉटरी प्रक्रिया से तय कर दिया गया है कि किन किन वार्डों को पहले टेकअप किया जाएगा और 2 महीने के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। 31 मार्च तक लगभग 46,000 लाइटें
पहले ये 65,000 अनुमान लगाया गया था, लेकिन सर्वे के बाद ये 46,000 की संख्या आई है। ये लाइटें 31 मार्च तक पूरी तरह से लगा दी जाएंगी। आपातकालीन 108 को भले ही 132 नए जीवनदायिनी एम्बुलेंसें मिल गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ 108 के चंदननगर कार्यालय परिसर में पिछले 2 सालों से खड़ी पुरानी 108 एम्बुलेंस जंग खा रही है। स्वास्थ्य विभाग कार्यालय परिसर में खड़ी इन पुरानी एम्बुलेंस पर नजरें इनायत नहीं कर रहा है, जिसकी राजस्व का भारी नुकसान भी हो रहा है। वहीं इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा है कि जल्द ही 108 की पुरानी एम्बुलेंसों की नीलामी की जाएगी। पुरानी एम्बुलेंस को लेकर डीजी अमिता उप्रेती ने कहा है कि पिछले महीने से इन एम्बुलेंस की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है, जो जल्द पूरी हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा, आज करीब 132 एम्बुलेंसेज हम लोग नए अपने बेड़े में शामिल कर रहे हैं। पुरानी एम्बुलेंसेज इसलिए चलती है बिकॉज नंबर ऑफ एम्बुलेंसेज आपके पास इनिशियली कम रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास नई एम्बुलेंसेज आती रहेंगी तो पुरानी एम्बुलेंसेज का उसी के हिसाब से हम लोग जो अब चलने लायक नहीं रह गई है उनको लगातार फिर उनको फेस आउट किया जाएगा। मेरे द्वारा 1 महीने पहले निर्देशित किया गया है कि आप जो है इस प्रक्रिया को, ऑक्शन की प्रक्रिया को शुरुआत कर लें, और महानिदेशालय स्तर पर जो है इस प्रक्रिया को शुरुआत कर दी गई है और बहुत जल्द मैं समझती हूँ अगले 1 महीने में इसका ऑक्शन कंप्लीट हो जाएगा। प्रदेश में राजधानी देहरादून के जिले के सीएमओ पर मीडिया से सहयोग न करने का आरोप पिछले काफी समय से लग रहा है। इस संबंध में जब पत्रकारों ने डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती से शिकायत की गई तो उन्होंने कहा कि सभी जिलों के सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि वह मीडिया के साथ अपना संपर्क बनाए रखें और सरकार की योजनाओं को वह किस तरह से लागू कर रही हैं, ये मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखें। डीजी हेल्थ ने कहा है कि पूरा प्रकरण उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन वह इस मामले में देहरादून के सीएमओ को निर्देशित जरूर करेंगी। मेरे द्वारा सभी सीएमओज को निर्देशित किया गया है कि जब भी प्रेस मीडिया अगर कोई बात आपको करती है तो जो भी आपका सकारात्मक व्यू होता है वो उनको बताना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या अच्छी चीज़ें करी जा रही हैं और जनमानस को हम क्या दे रहे हैं, और ये उनके मेरे द्वारा हमेशा निर्देशित किया गया। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान नवरीत की मौत हो गई थी। उधम सिंह नगर जिले के निकटवर्ती गांव डिब्बा जिला रामपुर के रहने वाले नवरीत को श्रद्धांजलि देने के लिए हरियाणा राज्य के शिरोमणि अकाली दल अमृतसर मान ने प्रमुख हरजीत सिंह उनके घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह लोग नवरीत को श्रद्धांजलि देने आए हैं और पार्टी की तरफ से अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा है कि नवरीत की मृत्यु में सरकार बहुत कुछ छुपा रही है, जिसका खुलासा होना चाहिए। परिवार की तरफ से भी बहुत सारे सवाल भी हैं जिन पर प्रशासन ने मौन धारण कर रहा है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਜਾਂਚ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੇ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਜਾਂਚ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੇ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ।
आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनावों की मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम के तहत आपने पूरे राज्य में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैंपेन की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों तक केजरीवाल का संदेश पहुंचा रहे हैं। इस कड़ी में आज काशीपुर से आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कुमाऊं मंडल की 29 विधानसभा क्षेत्र के लिए LED लगी 29 वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अभियान के माध्यम से पार्टी ने 1 लाख सदस्य जोड़ने का लक्ष्य भी रखा है। जिस तरीके से कहा था कि 2022 के चुनावों को हम पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ लड़ने जा रहे हैं, और उसी कड़ी में आज ये कुमाऊं की जो गाड़ियां, इनका रवानगी यहाँ से हुई है। और हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से ये कैंपेन जो हम लॉन्च कर रहे हैं उत्तराखंड में भी केजरीवाल, इसका मकसद है कि जो जो चीज़ें, जो जो विचार केजरीवाल जी ने दिल्ली में दिए हैं, वो विचार उत्तराखंड के प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक कस्बे तक पहुंचे और लोगों तक से संदेश पहुंचे कि अगर दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हो सकती हैं, बेहतर स्कूल हो सकते हैं, तो उत्तराखंड में भी संभव है। जरूरत है केवल आम आदमी पार्टी का साथ देने के लिए, आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के लिए। इसमें हम सदस्यता अभियान भी शुरू कर रहे हैं और लगभग 1 लाख सक्रिय सदस्य हम इस प्रचार के माध्यम से जोड़ेंगे। ऐसा है, कल देहरादून से उत्तराखंड के 70 में 70 विधानसभा के गाड़ियों को LCD लगा करके वहाँ से हरी झंडी दे करके भेजा गया था कल, और आज नाइट को काशीपुर में स्टे था और सुबह फिर से हमारे प्रदेश प्रभारी फिर से यहाँ से रवाना कराएंगे। सर, कुमाऊं क्षेत्र से लगभग कितनी गाड़ी को यहाँ से प्रचार के लिए रवाना किया है? कुमाऊं क्षेत्र के हर विधानसभा की गाड़ी यहाँ पे आई हुई हैं। कृषि कानून और बजट के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सितारगंज में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पूर्व दर्ज राज्य मंत्री हाजी अनवर अहमद ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट को भी निराशाजनक बताया। कांग्रेस वक्ताओं का कहना है कि आम बजट में गरीबों, बेरोजगारों, किसानों और महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। बजट को लेकर फूका है। बजट जो है केंद्र सरकार का बिल्कुल निराशाजनक है। जितने भी कांग्रेस के काल में जो स्ट्रक्चर खड़े किए गए थे उन्हें सारे बेचने के उसमें मोदी जी ने ऐलान घोषणा कर दी। वित्त मंत्री जी ने हर चीज बिकेगी तो प्राइवेट सेक्टर को जाएगी। किसान करीब 3 महीने हो चुके किसानों को आंदोलन करते हुए, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बजट में उनका कोई भी ऐसा नहीं रखा गया जिससे किसानों को फायदा हो। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को देना चाहते हैं। ये कहते हैं एक देश एक कानून, एक देश एक बाजार, एक देश एक कृषि बाजार, सारा एक ही सेक्टर को देना चाहते हैं। और यहाँ तक बीजेपी की नौबत आ गई है कि एक देश एक पार्टी करना चाहते हैं, ये एक पार्टी रखना चाहता है। महंगाई के खिलाफ महंगाई हो चुकी है देश में, हर गरीब मजदूर किसान परेशान है। आप देख रहे होंगे कि कल के बजट में कुछ नहीं दिया, ना कोई गरीबों के लिए फायदा, ना कोई किसानों के लिए फायदा। 3 महीने से बॉर्डर पर जो है दिल्ली, वहाँ किसान चारों तरफ धरना देके बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं कि तीनों कृषि काले कानून वापस होने चाहिए, मगर किसी की कोई सुनवाई नहीं है। केंद्र सरकार हठधर्मिता अपना रही है और किसी की सुनवाई, किसी की मांग जो है बिल्कुल जो किसानों ने अपनी जो चीज़ मांगी नहीं है वो उनके ऊपर थोप दी गई है। इसके विरोध में हमने आज जो है केंद्र सरकार का पुतला फूका। बजट और कृषि कानून के साथ बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस द्वारा काश्मीर पुलिस महाराणा प्रताप चौक में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला भी जलाया। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संदीप सहगल एडवोकेट ने कहा कि किसान अपने हक की बात के लिए पिछले 2 महीने से विभिन्न क्षेत्रों में दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर अपनी आवाज से केंद्र सरकार को जगाने के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के नुमाइंदे किसानों को राष्ट्रवाद व जातिवाद के नाम पर उनका शोषण करने से पीछे नहीं हट रहे। वहीं कांग्रेस नेता आशीष अरोरा बॉबी ने केंद्र सरकार द्वारा बजट को मुंगेरी लाल के हसीन सपनों का सपना बताया है। उन्होंने कहा है कि महंगाई आसमान छू रही है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है।
पास हुआ है, बहुत ही किसानों के पक्ष में, आम व्यापारी के पक्ष में, सबके खिलाफ गया है। बहुत ही गलत हुआ है ये। और किसान के लिए मोदी ने जो काम किया है, पहले ही किसान मर रहे हैं और मारने वाला काम कर दिया है, मरे को और मारने वाला काम करा है। तो कृषि बिल केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं और 2 महीने से अधिक किसान जो है सड़कों पर इस कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर बैठे हुए हैं। हम सब लोगों का ये कहना है कि सरकार तत्काल प्रभाव से तीनों कृषि काले कानूनों को वापस ले। देश में जो बेरोजगारी की बुरी हालत है, अर्थव्यवस्था की बुरी हालत है, उसके ऊपर ध्यान दे। किसानों को उनके घर पर भेजे, अपने परिवार से दूर हैं, वो खेती बाड़ी से दूर हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल है। तो केंद्र सरकार से आज हम पूरे आक्रोश के साथ और अपने गुस्से के साथ कहना चाहते हैं कि आपको तीनों कृषि कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। हरिद्वार की शिवालिक नगर पालिका स्थित पार्क को लीज पर देने के विरोध में स्थानीय नागरिक विरोध में उतर आए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा के नेतृत्व में सैकड़ों स्थानीय लोगों ने पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन किया और पार्क को लीज पर देने के लिए स्थानीय चेयरमैन और बीजेपी विधायक को जिम्मेदार भी ठहराया। इस दौरान राणा ने कहा कि पैसों के खातिर बीजेपी सरकार के चेयरमैन, विधायक और मंत्री शिवालिक नगर के पार्कों को लीज पर देकर जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि इस पार्क को लीज से हटाकर यहाँ की जनता के लिए छोड़ दिया जाए और यदि उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। पालिका जो कुकृत्य कर रही है और भाजपा सरकार के बैठे हुए विधायक और मंत्री जो कुकृत्य कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये धरना दिया जा रहा है। ये जो सामने आप पार्क देख रहे हैं, ये पार्क नज़र आ रहा है शिवालिक नगर के अंदर। ये पार्क इसलिए दिए गए थे कि यहाँ पे बुजुर्ग आदमी रहते हैं। जब मकान अलर्ट हुए तो बुजुर्गों का सबसे बड़ा साधन यही था कि सड़कों पे ना घूमकर या बड़े स्टेडियम में ना जाकर अपने पार्कों में घूम लें। आज उन पार्कों को नगर पालिका बनते ही इन्होंने गोदाम बनवा दिया है और हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को लीज पे दे दिया है। ये क्या कारण है? इस तरह के पैसे के चक्कर में आप सार्वजनिक रिसोर्सों को बर्बाद करोगे तो कैसे काम चलेगा? और इसमें विधायक और हमारे नगर पालिका के चेयरमैन दोनों ही शामिल हैं। 13 पार्षदों के और उसके ऊपर हुआ है। ये बोर्ड में पास होकर इन्होंने शासन को भेजा, उसका किराया चल रहा है, कंपनी को किराया चल रहा है और कंपनी लगातार किराया दे रही है इनको। ये मांग आपकी पूरी नहीं हुई तो क्या करोगे? ये मांग पूरी नहीं हुई, हम इसे किसी भी सूरत में बनने नहीं देंगे। चाहे ये गिरफ्तार करें, चाहे गोली चलवाए, कुछ ही करें। इस पार्क में तंबू लगा के बैठना पड़ेगा। 1 साल तंबू लगा के बैठेंगे। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने आज कुंभ मेले के दृष्टिगत हर की पौड़ी में मच्छर मक्खी नियंत्रण कार्यक्रम के अभियान का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। मच्छर मक्खी नियंत्रण हेतु दवा के छिड़काव की शुरुआत हर की पौड़ी स्थित एक रेस्टोरेंट से की गई। इस मौके पर दीपक रावत ने बताया कि इस अभियान के सफल संचालन के लिए उप मेलाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है और पूरे कुंभ मेला क्षेत्र के लिए सेक्टर वाइज टीमें बनाई गई हैं। मेले के दौरान और उसके बाद भी मक्खी मच्छर ना हो, साथ ही किसी भी प्रकार से मक्खी मच्छर से संबंधित कोई भी बीमारी न फैले, इसलिए अभियान शुरू किया गया है। फ्लाई एंड मस्कीटो कंट्रोल का एक तरह से प्रोग्राम आज शुरू हुआ है। आप जानते हैं कि कुंभ मेले में बहुत से श्रद्धालुगण आएंगे। खाने पीने की जो हमारी ईटरीज़ हैं, हमारे ढाबे हैं, होटल्स हैं, सभी चल रहे होंगे। कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था है, यद्यपि इसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं और गर्मियों का सीज़न भी पास, तो मक्खी और मच्छर दोनों ही मेला क्षेत्र में ना आए, इसके लिए अभी से प्रोग्राम शुरू किया गया है। और इसमें जो टीम से हमारी सेक्टर वाइज बनी है, जहाँ तक कि और जो टेंटेज वाला एरिया है वो तो अभी उतने तरीके से अभी वहाँ पे काम नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे मार्केट क्षेत्र में इसको अभी से करना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए आज हमने व्यापार मंडल के भाई बहनों से भी अनुरोध किया था यहाँ पे रहें। गंगा सभा में तन्मय जी भी हमारे साथ हैं और आपके माध्यम से भी इसका हम अच्छा प्रचार प्रसार चाहते हैं इस टीम का। इसमें एक उप मेला अधिकारी स्तर के अधिकारी को हमने मॉनिटरिंग के लिए भी लगाया है। जो दवाइयाँ इश्यू होंगी और जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है वो मौके पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उनकी अटेंडेंस ठीक से हो रही है या नहीं, उनको कोई दिक्कत है तो वो भी हमें सॉल्व करनी होगी। तो कुल मिला के टारगेट ये होना चाहिए मेले के दौरान एवं मेले के बाद भी मक्खी मच्छर बिल्कुल ना हो और किसी प्रकार से मक्खी मच्छर रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो ना।
सिंचाई विभाग ने लघुडाल खंड में सहायक भंडरपाल के पद पर नियुक्त पाकर पिलंग गांव के हरिओम राणा के गांव के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। नौकरी पाने वाले वे अपने गांव के पहले व्यक्ति हैं। सड़क से 18 किलोमीटर दुर्गम पैदल दूरी पर स्थित इस बेहद पिछड़े गांव के चंद युवा ही उच्च शिक्षा हासिल कर पाए हैं। भटवाड़ी प्रखंड के पिलंग गांव तक आजादी के दशकों के बाद भी सड़क नहीं पहुंची है। ग्रामीण 18 किलोमीटर दुर्गम पैदल पगडंडियां लादकर सड़क तक पहुंचने को मजबूर हैं। हर जंगलों से गुजरने वाले ये उबड़ खाबड़ रास्ते भी बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीण अपने घर गांव में कैद हो जाते हैं। दशकों बाद गांव में बिजली की रोशनी तो पहुंची, लेकिन ग्रामीण दूरसंचार सुविधा से अब भी महरूम है। गांव में सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल है। इसके आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को 18 किलोमीटर दूर गंगोत्री हाईवे स्थित मल्ला हाई स्कूल और यहां से 6 किलोमीटर दूर रायका भटवाड़ी जाना पड़ता है। यही कारण है कि ग्रामीण अपने बच्चों को 8वीं से आगे पढ़ाई नहीं करवा पाते। शिक्षा के महत्व को समझते हुए हरिओम राणा ने 8वीं के बाद मल्ला में कमरा किराए पर लेकर आगे की पढ़ाई की और आज नौकरी हासिल करने वाले गांव के पहले व्यक्ति बन गए हैं। हरिओम राणा है, मैं ग्राम पिलंग से बिलोंग करता हूं और मेरा गांव मोटर मार्ग से 18 किलोमीटर दूर पैदल दूरी पर है और मेरा गांव पिलंग अभी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है और जैसे मूलभूत सुविधाओं में जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है और मेरा गांव मोटर मार्ग से 18 किलोमीटर दूर होने के कारण यहाँ के लड़कों को पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है। मेरे गांव में सरकारी स्कूल केवल 8वीं तक ही है और गांव के लड़कों को 18 किलोमीटर दूर मल्ला या भटवाड़ी में पढ़ने के लिए आना पड़ता है। मेरे गांव के कुछ अन्य युवक या युवतियां भी तैयारी कर रहे हैं और मैं उन्हें तैयारी के लिए आगे प्रोत्साहित कर रहा हूं और उनके हर प्रकार का सहयोग कर रहा हूं ताकि वो आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।